सब्सक्राइब कीजिए डॉक्टर प्रशांत शाह होम्यो क्योर्स चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट हेल्थ केयर वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डॉक्टर प्रशांत शाह होम्यो क्योर्स। उम्मीद करता हूँ आप तंदुरुस्त होंगे, हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, मेरे क्लिनिक में एक चीज़ मैंने बहुत ही कॉमनली देखी है, वो हेयरफॉल की ट्रीटमेंट जो पेशेंट्स करवाने आते हैं उन लोग में काफ़ी मिसकंसेप्शन होते हैं। मिसकंसेप्शन होने के कारण से ये लोग कई बार घरेलू उपचार करते हैं, साथ साथ में नियर बाय कहीं सैलून में जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं हेयरफॉल के लिए। एक्चुअली ये मिसकंसेप्शन होता है कि ये कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है। हेयरफॉल एक कॉस्मेटिक प्रॉब्लम नहीं है, ये मेडिकल कंडीशन है। मेडिकल कंडीशन होने के कारण से इसका प्रॉपर कॉज जानना चाहिए और उसका ठीक से इलाज करना चाहिए। घरेलू उपचार या सैलून में जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं, उससे आपको डेफिनेटली रिजल्ट तो मिलता है, पर वो शॉर्ट एक्टिंग होता है और टेम्पररी होता है। इसका लॉन्ग टर्म परमानेंट आपको इलाज चाहिए तो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाके इसका कॉज जानना चाहिए। हेयरफॉल का कॉज के साथ ट्रीटमेंट करने से इसका परमानेंट लॉन्ग टाइम सॉल्यूशन मिलता है और अच्छा रिजल्ट मिलता है। आज हम लोग बात करेंगे हेयरफॉल क्या है, कैसे होता है, इसके क्या क्या कारण है, इसके बेस्ट और इफेक्टिव होम्योपैथिक ट्रीटमेंट क्या है और साथ में देखेंगे इसके प्रिवेंशंस क्या है। तो जुड़े रहिए इस वीडियो में मेरे साथ आखिर तक। लेट्स बिगिन। हेयरफॉल के लिए जानने के पहले हमें हेयर ग्रोथ की साइकिल जानना बहुत ही जरूरी है। हेयर ग्रोथ की साइकिल में 3 फेज होते हैं। सबसे पहला फेज होता है एनाजन फेज, सेकंड फेज होता है कीटोजन फेज और तीसरा फेज होता है टीलोजन फेज। एनाजन फेज को हम लोग ग्रोथ फेज के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस फेज में हमारे बाल जो होते हैं वो ग्रोथ होते हैं। ये लंबे समय तक ये फेज रहता है, 2 साल से लेके 8 साल तक ये एनाजन फेज रहता है। सेकंड फेज है कीटोजन फेज, उसे ट्रांजिएंट फेज कहते हैं। ये बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ये सिर्फ 2 वीक्स के लिए ही चलता है। तीसरा फेज है टीलोजन फेज, जो कि रेस्टिंग फेज है। रेस्टिंग फेज में बाल हमारे 2 से 3 महीने तक रहते हैं। अब क्या होता है, हमारे जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं, हेयर फॉलिकल्स के नीचे से नए बाल ग्रो होना चालू होते हैं, धीरे धीरे ग्रो होते हैं और ऊपर जो रेस्टिंग फेज में बाल है टीलोजन फेज में, उसको नीचे से पुश करते हैं और हमारे बाल झड़ जाते हैं। ये हुआ हेयर फॉल का नेचुरल सिस्टम। अब ये जो नए बाल हेयर ग्रो हो रहे हैं वो फिर से एनाजन फेज में आएंगे, एनाजन फेज में ग्रो होंगे। तो ये हो गई पूरी हेयर ग्रोथ की साइकिल। हेयर ग्रोथ साइकिल में हमारे स्काल्प से डेली 50 से 100 बाल झड़ते हैं। ये हेयर ग्रोथ साइकिल हमारी लाइफ लॉन्ग चलती है। कई लोगों को मन में ये टेंशन रहता है, सवाल रहता है कि हमारे सर से डेली 50, 100, 150 बाल झड़ते हैं, तो हम लोग को फिर हेयर फॉल्स के कारण से बाल काफ़ी चले तो नहीं जाएंगे सर पर से। लेकिन एक्चुअल में नहीं है ऐसा, ये नॉर्मल एक्टिविटी है। जब ये 50, 100, 150 से ज़्यादा बाल गिरने के बाद जो मैंने आगे समझाया है, उस तरह हेयर फॉलिकल्स से नए बाल जो ग्रो होते हैं वो कई बार नहीं होते हैं, या तो होते हैं तो बहुत शॉर्ट छोटे होते हैं, या तो बहुत ही पतले थीन होते हैं। और ये सब कारण से वो जल्दी झड़ भी जाते हैं। ये झड़ जाने के कारण से कई बार स्काल्प में बिल्कुल सॉफ्टनेस दिखता है कम बालों के कारण से, और वहाँ बार्डलेस जैसा फील होता है। और ये मेल पैटर्न भी होता है, फीमेल पैटर्न भी होता है। ऐसा क्यों होता है, आइए जानते हैं अब इसके कॉजेज़ के बारे में। हेयरफॉल्स के कॉजेज़ के बारे में देखें तो ये सबसे पहला इम्पोर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव कारण है, वो है जीनेटिकल। जीनेटिकल मतलब कि आपके मदर के फैमिली की तरफ से या तो फादर के फैमिली की तरफ से किसी को भी ये तकलीफ होती है तो आपको होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। दूसरा एक DHT हार्मोन है, वो बढ़ने के कारण से भी मेल्स में ये हेयरफॉल्स होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट और मोस्ट इफेक्टिव कारण है स्ट्रेस या तो एंग्जाइटी। जो लोग को मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत टेंशन करते हैं, उसका कई कारण हो सकता है। परिवार में किसी को कुछ तकलीफ हो, कोई शॉकिंग न्यूज़ हो, या तो एग्ज़ाम का स्ट्रेस करते हो, कई कारण से लोग मेंटल स्ट्रेस करते हैं। वो कारण से हेयरफॉल होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। न्यूट्रिशियस वैल्यू वाला फूड जो लोग नहीं लेते हैं, प्रोटीन, आयरन, विटामिन, जिंक,
ये सब जो मिलना चाहिए हमारे फूड में से, इस तरह का फूड जो लोग नहीं कंज्यूम करते उन लोग को भी ये हेयर फॉल होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। साथ साथ में कई डिसीज ऐसे होते हैं जैसे कि डेंड्रफ। डेंड्रफ का मेरा एक अलग से वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं इंक्लूड कर दूंगा, वहाँ से आप डेंड्रफ के बारे में जान सकते हैं। डेंड्रफ को अगर करेक्ट किया जाए, डेंड्रफ को ठीक किया जाए तो हेयर फॉल नहीं होते। तो डिसीज में डेंड्रफ एक इम्पॉर्टेंट कारण है। साथ साथ में और भी कई डिसीज है जैसे कि कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है मतलब टीबी है, टाइफॉइड है, डेंगू है, मलेरिया है, वगैरह वगैरह काफ़ी कारण है जो हेयर फॉल के लिए रिस्पॉन्सिबल है। साथ साथ में हार्मोनल इम्बैलेंस भी कई लोग में होता है, ये फीमेल्स में बहुत ही कॉमनली देखा गया है। हार्मोनल इम्बैलेंस से पीसीओडी होता है, थायरॉइडिज्म होता है मतलब कि हाइपरथायरॉइडिज्म या हाइपोथायरॉइडिज्म, पिंपल्स भी होते हैं चेहरे पर, ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से होता है। साथ साथ में ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी के दौरान भी फीमेल्स में हेयर फॉल्स होते हैं। प्रेगनेंसी कंप्लीट होने के बाद मतलब डिलीवरी के बाद भी हेयर फॉल्स होने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। क्रैश डाइटिंग फीमेल्स करते हैं यूजुअली, क्रैश डाइटिंग भी बहुत हार्मफुल है। क्रैश डाइटिंग के कारण से भी हेयर फॉल्स होने की संभावना ज़्यादा रहती है। यंगस्टर्स आजकल फास्ट फूड बहुत कंज्यूम करते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं और भी फास्ट फूड्स कई तरह के कंज्यूम करते हैं। यह भी एक कारण है हेयर फॉल होने का। यह इस तरह का खाना खाने के कारण से हमारे ब्लड में खून की कमी होती है, एनीमिया होता है। एनीमिया होने के कारण से भी हमारा हेयर फॉल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। आजकल पॉल्यूशन बहुत है सिटी में, पॉल्यूशन के कारण से भी हेयर फॉल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं फीमेल्स, हेयर स्ट्रेटनिंग करते हैं या कर्ली हेयर्स की ब्यूटी ट्रीटमेंट करते हैं, ऐसे समय में भी हेयर फॉल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। हीट एप्लीकेशंस मतलब कि गर्म पानी से कई लोग सर धोते हैं, बाल गर्म पानी से वॉश करते हैं, साथ साथ में उसको हेयर ब्लो करते हैं, गर्म हवा डालते हैं सर के ऊपर, बालों के ऊपर, सन एक्सपोजर भी होता है, धूप में जाते हैं, ये भी सब कारण है हेयर फॉल्स होने के। फ्रेंड्स, कई लोग कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी यूज़ करते हैं, हेयर जेल यूज़ करते हैं, क्रीम भी यूज़ करते हैं हेयर्स में, ये सब हार्मफुल होता है। कई लोग शैम्पू तरह तरह के यूज़ करते हैं, कई शैम्पू में पैराबेन और सल्फेट नाम के केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे हेयर्स के लिए हार्मफुल होते हैं, हेयर फॉल के लिए भी ये हार्मफुल होते हैं। कई लोग हेयर ऑयल यूज़ करते हैं जिसमें कि फ्रेगनेंस ऑयल होता है, कॉस्मेटिक कलर्स होते हैं, अल्कोहल होता है, पेट्रोलियम होता है, ये सब भी हमारे हेयर्स के लिए हार्मफुल है और हमारे हेयर फॉल होने का भी एक कारण वो है। साथ साथ में एक दूसरी बात मैं ये भी आपको बताऊंगा कि हमारी आदत एक होती है कि जब हम लोग हेयर वॉश करते हैं तो गीले बाल ही हम लोग ज़रा जोर से साफ़ करते हैं, ये नहीं करना चाहिए, उसको बहुत सॉफ्टली हैंडल करना चाहिए ताकि हमारे हेयर फॉल्स नहीं हो। कई लोग एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, एक्सरसाइज करने के बाद ड्राई तो हो जाते हैं हमारे हेयर्स, लेकिन हमारे स्काल्प में पसीना चिपका हुआ रहता है, वो पर्सपिरेशन स्वेटिंग जो चिपका हुआ होता है वहाँ क्षार हो जाता है और उसके कारण से भी हेयर फॉल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। फीमेल्स में पर्टिकुलर टाइटनिंग ऑफ हेयर्स करने की ज़्यादा आदत होती है, मतलब कि बाल को खींच के टाइट बांधने की आदत होती है। कई मेल्स भी जो कि ऐसा करते हैं, तो पोनीटेल वगैरह की जो हेयर स्टाइल है वो भी इनको अवॉइड करना चाहिए। इसकी बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करें तो सबसे पहले आपको ये बात जानना जरूरी है कि अगर आपको हेयर फॉल होता है तो आपको किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि हेयर फॉल का कॉज जहाँ तक नहीं जानते और उसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं हम लोग डिसाइड करते, कॉज नहीं जानते हैं, तो इसमें रिजल्ट मिलने की संभावना काफ़ी कम रहती है। होम्योपैथी बिलीव्स इन इंडिविजुअलिस्टिक, हर एक आदमी अलग होता है, उसके सिम्टम्स अलग होते हैं, तो अगर होम्योपैथी ट्रीटमेंट आप करवाना चाहते हैं तो किसी होम्योपैथिक डॉक्टर के पास आपको जाना बिल्कुल जरूरी होता है। सबसे पहली मेडिसिन है मेरी फॉस्फोरस 30। फॉस्फोरस को 30 पोटेंसी में लेना चाहिए, 3 गोली दिन में 3 बार लेनी चाहिए, या तो फिर 4 गोली सुबह 4 गोली शाम को ले सकते हैं। ये नॉर्मली ऑल टाइप ऑफ हेयर फॉल्स में यूज़ की जाने वाली दवाई है, लेकिन स्पेशली जो लोग दुबले पतले हैं, लंबे हैं, उनमें ये मेडिसिन ज़्यादा इफेक्ट करती है। दूसरी मेडिसिन है सेपिया 30। ये यूजुअली फीमेल्स में ज़्यादा काम करती है, इसका मतलब ये नहीं कि मेल्स में काम नहीं करती है, फीमेल्स में भी इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। ये फीमेल्स में जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है ऐसे समय पर इसके रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। सेपिया को 30 पोटेंसी में 4 गोली दिन में 2 बार या तो 3 गोली दिन में 3 बार
2 से 3 महीना या 4 महीना डिपेंड अपॉन द सिम्टम्स लेना चाहिए। थूजा 13 mg की मेडिसिन है। थूजा 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए। 4 गोली दिन में 2 बार या तो 3 गोली दिन में 3 बार ले सकते हैं। ये स्पेशली मेल में ज़्यादा इफेक्ट करती है। हेरिडिटरी जो लोग को हेयर फॉल्स होते हैं, मेल्स में स्पेशली, उन लोग में थूजा 30 पोटेंसी में 4 गोली दिन में 2 बार या तो 3 गोली दिन में 3 बार 2 to 3 मंथ्स लेनी चाहिए। 4th मेडिसिन है विनिका माइनोरा। विनिका माइनोर 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए। ये 3 गोली दिन में 3 बार या तो 4 गोली सुबह 4 गोली शाम को लेनी चाहिए। 2 to 3 मंथ्स लेनी चाहिए। यह मेडिसिन हेयर फॉल्स में कॉमनली यूज की जाने वाली मेडिसिन है। स्पेशली एलोपेसिया, मतलब कि जिस लोग को गंजापन है थोड़ा सी स्पॉट पर, उस जगह पे ये मेडिसिन काफ़ी अच्छा काम करती है। बाल जिसके स्टिकी होते हैं, चिपक जाते हैं बाल, ऐसे सिचुएशन में विनिका माइनर 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए। 5th और लास्ट मेडिसिन है मेरी नेट्रमूर 30 पोटेंसी में लेनी चाहिए। मैंने वीडियो में ऑलरेडी बताया, हेयर फॉल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है स्ट्रेस, एंग्जाइटी जिसको ज़्यादा है, मेंटल स्ट्रेस जिसको ज़्यादा है, उन लोग को नेट्रमूर 30 पोटेंसी में लेना चाहिए। 4 गोली दिन में 2 बार या तो 3 गोली दिन में 3 बार 2 to 3 मंथ्स या 4 मंथ्स लेनी चाहिए, डिपेंड अपॉन द सिम्टम्स। आइए जानते हैं अब इसके प्रिवेंशन के बारे में। आप जानते ही ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी मेडिकल स्थिति में हम आए उससे बेटर के हमारी लाइफ को, बहुत ही हमारी हेल्थ को मेंटेन करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए। हमारा हीमोग्लोबिन लेवल हमें मेंटेन करना चाहिए। ब्लड शुगर हमें नहीं होना चाहिए, इसके लिए हमें जो भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। थायराइड फंक्शन भी हमारा नॉर्मल रहना चाहिए। स्ट्रेस लेवल हमको कम करना चाहिए या तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मेंटल स्ट्रेस बहुत ही होने से तकलीफ होती है। मेंटल स्ट्रेस रिलीज करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। योग प्राणायाम भी कर सकते हैं। मेडिटेशन से भी ये स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस काफ़ी कम होने की संभावना रहती है। हमें डिसीज़ जो होते हैं वो डिसीज़ को कंट्रोल में रखना चाहिए। स्पेशली डैंड्रफ जो होता है, डैंड्रफ को हमें ट्रीट करना चाहिए ताकि हेयर फॉल नहीं हो। एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। मैं हर बार आपको बताता हूँ, टोबैको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, अल्कोहल नहीं करना चाहिए। साथ में आपको केमिकल यूज़ जो बालों में करते वो भी नहीं करना चाहिए। आपके बाल टाइटनिंग करते वो नहीं करने चाहिए, उसको स्मूथली हैंडल करने चाहिए। साथ में आपको आपकी फूड हैबिट अच्छी रखनी चाहिए। न्यूट्रिशियस वैल्यू वाला फूड लेना चाहिए जिसमें प्रोटीन मिलता है, आयरन मिलता है, विटामिन मिलते हैं, जिंक मिलता है, एमिनो एसिड्स वगैरह, जो भी न्यूट्रिशियस वैल्यू वाला फूड होता है उसको आपको कंज्यूम करना चाहिए। हीट एप्लीकेशन नहीं करना चाहिए बालों में। हेयर स्ट्रेटनिंग जो ट्रीटमेंट लोग करवाते हैं, ब्यूटी ट्रीटमेंट हेयर्स के लिए वगैरह नहीं करना चाहिए आपको। ये हो गई पूरी जानकारी हेयर फॉल्स के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको हेयर फॉल्स के बारे में सभी मिसकंसेप्शंस क्लियर हो गए होंगे। आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं डेली हेल्थ टिप्स रखता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन है वो भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन फौरन मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सो स्टे कनेक्टेड, बी हेल्दी, लिव हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।